हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमो क्लासेस। केमो क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जीओसी में बेसिसिटी स्टार्ट किए थे। बेसिसिटी में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे। उसमें हमने रेजोनेंस का इफेक्ट देखा था कि बेसिसिटी कैसे हमारा रेजोनेंस अफेक्ट करता है, इंडक्टिव इफेक्ट कैसे अफेक्ट करता है। उसके बाद हमने हाइपर कंजुगेशन का देखा था, कैसे हाइपर कंजुगेशन अफेक्ट करता है हमारे बेसिसिटी को। उसके बाद हमने क्या देखा था, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा, एलिफैटिक एमीन्स का बेसिसिटी बारे में पढ़ा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग दो चीज़ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन का फिजिबिलिटी चेक करेंगे, यानी रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। दूसरी बात हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे पहले फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे साइक्लिक एंड एसाइक्लिक एमीन्स, मतलब साइक्लिक एमीन्स की बेसिसिटी ज़्यादा होगी कि एसाइक्लिक एमीन्स की बेसिसिटी ज़्यादा होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है रिएक्शन की फिजिबिलिटी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत बेसिक सा कंसेप्ट रहता है। क्या रहता है, जैसे मान लीजिए स्ट्रांग बेस है और इसके बाद वीक बेस का क्या है, साल्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वीक बेस का साल्ट है। तो ये जो हमारा स्ट्रांग बेस रहेगा ये क्या करेगा, ये वीक बेस के साल्ट से वीक बेस को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। बात समझ में आया आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको यही कंसेप्ट लगाना है। क्या लगाना है, देखिए ध्यान से। मैं बताया, अगर आपको रिएक्शन की फिजिबिलिटी चेक करनी हो, आपको सिंपल कंसेप्ट लगाना है। जो स्ट्रांग बेस रहेगा वो क्या करेगा, वीक बेस के साल्ट से वीक बेस को डिस्प्लेस कर देगा। स्ट्रांग बेस है, अगर वीक बेस का साल्ट रहेगा तो वीक बेस के साल्ट से वीक बेस को हटा देगा। स्ट्रांग बेस क्या करेगा, वीक बेस के साल्ट से वीक बेस को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। समझ में आया। या आप ऐसे कर सकते हो, जो स्ट्रांग बेस रहेगा वो क्या करेगा, वीक बेस साल्ट से अपना खुद का साल्ट बना लेगा। ये भी कर सकते हो। अब बात समझ में आया, सिंपल सा है। स्ट्रांग बेस क्या करेगा, वीक बेस के साल्ट से वीक बेस को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। आपको क्या देखना है, स्ट्रांग बेस वीक बेस। हमेशा आपको यही ध्यान देना है, कभी भी रिएक्शन जो होगी कहां से कहां होगी, स्ट्रांग बेस से वीक बेस की साइड होगा। समझ में आया। तभी रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल। स्ट्रांग बेस से वीक बेस की साइड रिएक्शन जानी चाहिए, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फिजिबल हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो जान लो वहाँ रिएक्शन क्या है, नॉट फिजिबल। अगर हम पहले एग्जाम्पल की बात करें आपके सामने, तो अगर मान लीजिए कुछ ऐसा सिस्टम आ जाए आपके सामने, ऐसे, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा हो, ठीक है, और कुछ ऐसा हो आपके सामने, ठीक, और ये जान लो, ये जो टॉपिक है ना, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। इस पे जरूर ट्यूशन आते रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान से समझिए। सिंपल सा फंडा इसमें, स्ट्रांग बेस क्या करेगा, वीक बेस के साल्ट से वीक बेस को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। मतलब रिएक्शन हमेशा स्ट्रांग बेस से वीक बेस की तरफ जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए रिएक्शन दिया गया है, पूछा गया है कि क्या रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है। आप कैसे चेक करोगे, सबसे पहले आप स्ट्रांग बेस और वीक बेस देखिए। ये क्या है आपको पता है, सेकेंडरी है। ये क्या है, सेकेंडरी है, ठीक है। और ये क्या है, तो साल्ट है। ये क्या है, साल्ट कैसे बनता है, साल्ट ऐसे बनता है, जैसे मान लीजिए क्या है, ये क्या है, बेस है। अगर इस पे हम HCl डाल देंगे, क्या करेगा, H पे प्लस Cl पे माइनस, ये ऐसे करेगा, क्या बन जाएगा, ये क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। मतलब बेस क्या कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। बेस का काम है दुनिया में प्रोटॉन को खाना। बेस दुनिया में क्यों आया, प्रोटॉन को खाने आया है। तो क्या कर रहा है, बेस क्या कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। क्या बनाएगा, RNH3 प्लस, और ये प्लस चार्ज है तो इसके काउंटर आयन क्या रहेंगे, Cl माइनस। यहाँ पे Cl माइनस था, एक तरफ क्या है, साल्ट है, तो साल्ट का फॉर्मेशन ऐसे होता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा बेस है, ये क्या है, साल्ट है, और यहाँ क्या है, फिर से साल्ट बन गया, ये भी क्या है, साल्ट है, और ये क्या है, बेस है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, 1 डिग्री। तो आपको मैं बताया था
यहाँ पे देखिए कहीं भी गैसियस स्टेट या नॉन गैसियस कुछ भी लिखा नहीं गया है। सिंपल सा आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, 213 याद रखना, जनरल यही लगाना है 213। मतलब सबसे ज़्यादा बेसिसिटी सेकेंडरी होगी, फिर प्राइमरी होगी, फिर टर्सरी क्या होगा, समझ में आया। तो आप ये देख पा रहे हो सेकेंडरी अमीन है, ये प्राइमरी अमीन है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन हुआ, ए वाला हुआ, इसकी बेसिसिटी ज़्यादा, अब इसको स्ट्रॉन्ग बेस लिख लो। और ये क्या हुआ, वीक बेस हुआ। तो आप ये देख पा रहे हो ध्यान से, रिएक्शन क्या हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है रिएक्शन। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ जा रहा है, मतलब रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। सिंपल सी बात है, क्या रिएक्शन, ऐसे टिक मार दो, मतलब ये क्या है, फिजिबल है। मैं क्या बताया, रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ जानी चाहिए। देखिए यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, और एरो मार्क की साइड है, इधर की तरफ इसका मुंह है एरो का, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप कह सकते हो कि रिएक्शन जा रही है, मतलब फिजिबल है। आप इसको ऐसे भी दे सकते हो, जो मैं अभी ऊपर कंसेप्ट बताया, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, एक क्या वीक बेस है। ये कैसे बना होगा, ये प्राइमरी अमीन रहा होगा, फिर H प्लस से प्रोटोनेशन किया होगा। प्राइमरी अमीन क्या किया है, H प्लस को एक्सेप्ट किया है, तभी तो NH3 प्लस बनाया है। उसके साथ काउंटर आने की तरफ क्या है, साल्ट है, ये भी क्या है, साल्ट है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है, सेकेंडरी अमीन है, ये क्या है, प्राइमरी अमीन का साल्ट है। ये क्या है, 1 डिग्री अमीन साल्ट है। क्या ये कैसे बना होगा, ये तो ऐसे बना हुआ होगा, ये भी NH2 रहा होगा, और इसके बाद ये Cl रहा होगा, ऐसे बना होगा, जाके ऐसे बना है, समझ में आया। तो मतलब ये 1 डिग्री का साल्ट है, ये सेकेंडरी अमीन था, ये 1 डिग्री साल्ट है, मतलब 1 डिग्री अमीन का साल्ट है। अब देखिए ध्यान से, मैं क्या बोला, जो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सेकेंडरी, सबसे पहले सुनिए, ये सेकेंडरी अमीन है, और ये 1 डिग्री अमीन का साल्ट है। 1 डिग्री अमीन आ रहा है, सेकेंडरी आ रहा है, भाई जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये क्या है, वीक बेस का साल्ट है, इसके कंपेरिजन में सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो ये स्ट्रॉन्ग हुआ, ये वीक हुआ, और ये बेस नहीं, ये वीक बेस का साल्ट है। तो मैं क्या बताया, रूल में देखना है फिजिबिलिटी में, जो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा ये वीक बेस साल्ट में से वीक बेस को अलग कर देगा। देखिए ये क्या था, वीक बेस का साल्ट था, क्या था, वीक बेस का साल्ट। वीक बेस क्यों है, क्योंकि ये प्राइमरी सेकेंडरी, तो ये वीक बेस के साल्ट से वीक बेस को अलग कर दिया। देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, वीक बेस के साल्ट से वीक बेस को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दे रहा है। ये क्या किया, इस साल्ट से वीक बेस को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, अलग कर दिया। या आप ये कर सकते हो, ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये खुद का साल्ट बना लिया, देख रहे हैं, खुद का साल्ट बना रहा है, समझ में आया। ये फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, वो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं अगले एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मान लीजिए ऐसा आ जाए आपके सामने, ठीक है, और कुछ ऐसा आ जाए, ठीक। अब बताइए ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, आप कैसे चेक करोगे, आपको क्या देखना है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को खोजना है। अगर रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ जा रही हो तो रिएक्शन फिजिबल। देखिए ये क्या है, एनिलीन है। एनिलीन कैसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है हमारा, मतलब ये लोन पेयर क्या है, डी लोकलाइज है, तो डी लोकलाइज है तो लोन पेयर उतना अवेलेबल नहीं रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं इसकी बेसिसिटी कम होगी। यहाँ क्या है, प्राइमरी अमीन है, ये लोन पेयर हमेशा अवेलेबल है, लोन पेयर क्या है, अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है, मैं आपको समझाया था, ये हमेशा अवेलेबल है, ये डी लोकलाइज है, ये तो फ्री है, ये लोन पेयर इस रिंग में जा रहा है कंजुगेशन में, तो उतना फ्री नहीं है, तो डोनेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, बेसिसिटी ज़्यादा होगा। क्यों, यहाँ लोन पेयर डोनेशन आसानी से हो पाएगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, कंजुगेशन में है, रिंग का पार्ट है, यहाँ रिंग में जा रहा है, डीलोकलाइजेशन कर रहा है, ये वीक बेस है। अब देखिए मैं क्या बताया, फिजिबिलिटी चेक करने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की साइड क्या होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ एरो, मतलब रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ जा रही है। लेकिन यहाँ देखिए ये वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस ये है, ये तो उल्टा हो रहा है, रिएक्शन वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ जा रही है। देखिए वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ एरो मतलब रिएक्शन इस साइड जा रही है, मतलब वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस जा रही है। मैं क्या बोला, स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस जानी चाहिए, उल्टा हो रहा है ना, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। अब देखोगे नॉट फिजिबल, समझ में आया, या ऊपर वाला कंसेप्ट लगा लो। ये क्या कर रहा है, वीक बेस, देखिए मैं क्या बताऊं, वीक बेस है, नॉट फिजिबल। देखिए वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ रिएक्शन जा रही है, स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ नहीं जा रही। मैं क्या बताया था रूल, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करना चाहिए था, वीक बेस के साथ से वीक बेस को डिस्प्लेस करना चाहिए। जैसे ऊपर वाले में स्ट्रॉन्ग बेस क्या किया,
वीक बेस के साथ से वीक बेस को अलग कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, स्ट्रांग बेस की जगह वीक बेस कर रहा है। देखिए इसका ठीक उल्टा चल रहा है, यहाँ वीक बेस है, ये स्ट्रांग बेस के साथ से स्ट्रांग बेस को अलग कर रहा है। ठीक उल्टी बात है ना, मैं क्या बोला, स्ट्रांग बेस वीक बेस के साथ से वीक बेस को अलग करना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है, वीक बेस स्ट्रांग बेस के साथ से स्ट्रांग बेस को अलग कर रहा है। ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। ठीक है, इसी का लास्ट एग्जांपल देखेंगे। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था फिजिबिलिटी, इसके बाद हम साइक्लिक और रिसाइक्लिक के मीन देखेंगे। अगर हम इसी का एक और एग्जांपल की बात करूं, मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ आ जाए, ठीक, अब बतानी है ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, फिजिबिलिटी चेक करनी है। कैसे करोगे, आपको पता है ये क्या है, पेरिडीन है, ये क्या है, पेरिडीन, ये क्या है, sp2 है, और ये जो लोन पेयर है क्या है, लोकलाइज्ड है, क्या है, अवेलेबल है, डोनेशन के लिए अवेलेबल है, कोई भी आएगा तुरंत डोनेशन कर देगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये क्या है, पायरोल है, क्या है, पायरोल, और आपको पता है जो लोन पेयर है क्या है, इस एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है। यहाँ भी कंजुगेशन है, कंजुगेशन है, मतलब एक कंजुगेशन का पार्ट है, यहाँ पे डिलोक्लाइज, यहाँ पे डिलोक्लाइज, ये पूरे एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है। तो ये लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं रहेगा। ये लोन पेयर क्या है, ये लोन पेयर देखिए ये भी sp2 है, लेकिन ये लोन पेयर क्या है, डिलोक्लाइज है, ये क्या है, अवेलेबल है ही नहीं है। समझ में आ रहा है, ये अवेलेबल नहीं है और ये क्या है, अवेलेबल है। भाई अवेलेबल जहाँ रहेगा, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा तो डोनेशन अच्छे से होगा। लोन पेयर अवेलेबल रहेगा तभी तो डोनेशन कर पाएगा। मिस स्पेसिसिटी ज़्यादा, यहाँ पे अवेलेबिलिटी कम, क्योंकि लोन पेयर डिलोक्लाइज है, एरोमेटिक का पार्ट है, यहाँ पे लोकलाइज है, यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लोन पेयर नॉट अवेलेबल, तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं, यहाँ पे लोकलाइज है, यहाँ डिलोकलाइज है मतलब अवेलेबल नहीं, यहाँ पे लोकलाइज है मतलब हमेशा अवेलेबल है। तो ये क्या हुआ, स्ट्रांग बेस हुआ, और ये क्या हुआ, वीक बेस। तो रिएक्शन स्ट्रांग बेस से वीक बेस की साइड जा रही है, मतलब क्या है, वो रिएक्शन फिजिबल है। स्ट्रांग बेस से वीक बेस, स्ट्रांग बेस से वीक बेस, क्योंकि एरो का डायरेक्शन इस साइड है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन जा रही है। स्ट्रांग बेस से वीक बेस की साइड मतलब रिएक्शन फिजिबल है। होप ये आपको फिजिबिलिटी वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम आगे देखेंगे साइक्लिक एंड एसाइक्लिक एमीन्स, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे साइक्लिक एंड एसाइक्लिक एमीन्स। ठीक है, हमारा अगला कंसेप्ट टॉपिक क्या है, साइक्लिक एंड एसाइक्लिक एमीन्स। क्या है, साइक्लिक एंड एसाइक्लिक एमीन्स, क्या है, एमीन्स। ठीक है, यही हमारा टॉपिक है। जैसे आपके सामने मान लीजिए आ जाए, ठीक, और आपके सामने ये आ जाए, अब आपको बतानी है बेसिसिटी। बेसिसिटी कैसे चेक करोगे, ये क्या है, ए साइक्लिक एमीन्स है, ये क्या है, साइक्लिक एमीन्स है। आपको पता है जो साइक्लिक एमीन्स होते हैं ये क्या है, साइक्लिक है, ये क्या है हमारा, ये साइक्लिक है। ठीक है, साइक्लिक क्या होता है, रिजिड होता है,
ये रिजिड है, ये क्या पूरा एक तरह से लॉक सिस्टम होता है। लॉक सिस्टम मतलब रिजिड मतलब जो जैसे पड़ा है वो वैसे ही रहेगा, जैसे अगर ये ऐसे तो ऐसे रहेगा। अगर मैं इसको लॉक कर दूं तो मतलब ये जैसे पड़ा है ऐसे फ्री नहीं है, मतलब एक ही अवस्था में रहे। अगर ऐसे कर दिया तो ऐसे ही, मतलब अगर मैं इसको लॉक कर दूं तो ऐसे ही रहेगा, मतलब वो रिजिड हो गया, रिजिड सिस्टम। ठीक है, एक क्या है साइक्लिक, साइक्लिक वाला रिजिड होता है, लॉक सिस्टम होता है। ये क्या है, ये साइक्लिक। ये साइक्लिक इमेज में एक मजेदार चीज देखने को मिलती है। जो ये साइक्लिक हमारा इमेज होता है, ये साइक्लिक इमेज में दोस्तों एक नई एक मजेदार चीज देखने को मिलता है। क्या होता है इसमें, इसमें होता है हमारा एमीन इन्वर्जन होता है। क्या होता है, एमीन इन्वर्जन। इसी को हम क्या कहते हैं, अम्ब्रेला फ्लिपिंग करते हैं। क्या कहते हैं, अम्ब्रेला फ्लिपिंग। मतलब जो ये साइक्लिक एमीन्स होते हैं, हमें इसमें एमीन इन्वर्जन देखने को मिलता है, जिसे हम अम्ब्रेला फ्लिपिंग करते हैं। आप इसको कैसे समझोगे, सब समझ में नहीं आया हमको, ठीक, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए मैं सिंपल मॉलिक्यूल लिया अमोनिया, सिंपल एग्जांपल ले लिया अमोनिया, ठीक है। ये अमोनिया की क्या है, नाइट्रोजन H, नाइट्रोजन H, नाइट्रोजन H क्या है, सिग्मा बांड है, सिंगल बांड। सिंगल बांड के बाद क्या होता है, रोटेशन होता है। तो जो अमोनिया मॉलिक्यूल है अपना अपना फ्लिपिंग करता रहता है एक तरह से। ये जो अमोनिया मॉलिक्यूल है अपना अपना फ्लिपिंग करता रहता है। ये फ्लिपिंग कैसे करता है, ये क्या बनाएगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बना लिया। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इसके बाद फिर क्या होगा, आप देख पा रहे हो, ये क्या है, अभी पिरामिडल में है। ये क्या है, पिरामिडल था, फिर क्या हुआ, ये प्लेनर हुआ, फिर क्या हुआ, इन्वर्जन कर गया। क्या हुआ, इन्वर्जन। आप ध्यान से समझिए, ये जो अमोनिया मॉलिक्यूल होता है वो अपना फ्लिपिंग करता रहता है। फ्लिपिंग कैसे करता है, ये अभी क्या है, पिरामिडल है, ये क्या करेगा, प्लेनर बन जाएगा, प्लेनर से फिर क्या हो जाएगा, इन्वर्ट कर जाएगा। मतलब ये फ्लिपिंग कैसे कर रहा है, ये पिरामिडल से एक ट्रांजिशन स्टेट से होकर जा रहा है। ये जो अमोनिया मॉलिक्यूल है पिरामिडल में है अभी, तो पिरामिडल से ये फ्लिपिंग कैसे करता रहा है, ये फ्लिपिंग कैसे कर रहा है, ये सबसे पहले इसके बाद पिरामिडल अवस्था से अपने क्या जा रहा है, ट्रांजिशन स्टेट पे जा रहा है। ट्रांजिशन स्टेट कौन सा है, प्लेनर। ये ट्रांजिशन स्टेट से होकर क्या कर रहा है, इन्वर्ट कर जा रहा है। इन्वर्ट कैसे हुआ, इन्वर्जन क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए ये यहाँ पे क्या है, एटम नीचे थे हाइड्रोजन तीनों, यहाँ क्या हुआ, फ्लिप करके ऊपर हो गए। यहाँ पे देखिए ये ऊपर हो गए, तो क्या हुआ, फ्लिपिंग हुआ, इन्वर्जन। आप समझे, यहाँ पे जैसा लिखा है, जैसे मान लीजिए ये सब नीचे हैं, ये क्या है, लोन पेयर ऊपर है, तो यहाँ क्या हुआ, ऐसे देखिए ये लोन पेयर जगह मैं ये वाला अपना अंगूठा दिखा दूँ, ये सारे मान लीजिए फिंगर है। अब क्या हुआ, ऐसे हो गया, इन्वर्जन हो गया ना। जैसे आप इन्वर्जन को आप ऐसे समझ सकते हो, इसको अम्ब्रेला फ्लिपिंग क्यों बोलते हैं। जैसे हम लोग बरसात के सीजन में मान लीजिए क्या ले लिए, छाता ले लिए। छाता कैसे होता है, ऐसे होता है ना, लेकिन जब तेज हवा चलती है तो छाता ऐसे होने की जगह ऐसे हो जाता है, पलट जाता है। पहले ऐसे होता है छाता, लेकिन जब तेज हवा चलने लगती है, आंधी तूफान आ जाता है, तो क्या होता है, छाता ऐसे हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ऐसे जगह क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। उसी कहते हैं इन्वर्ट हो जाना, इन्वर्जन हो जाना है, उसी कहते हैं फ्लिपिंग, अम्ब्रेला फ्लिपिंग। तो मतलब ये साइक्लिक एमीन में हमें क्या देखने को मिलता है, एमीन इन्वर्जन, जिसे हम अम्ब्रेला फ्लिपिंग कहते हैं। ये फ्लिपिंग क्यों होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, जो सिग्मा बांड है, इनके बीच क्या होता है, रोटेशन पॉसिबल होता है। तो ये क्या करते हैं, फ्लिपिंग करते रहते हैं बहुत तेज। अमोनिया मॉलिक्यूल अपना फ्लिपिंग करता रहता है। फ्लिपिंग कैसे करता है, सबसे पहले अपने पिरामिडल से क्या आ जाएगा, एक ट्रांजिशन स्टेट से होकर जाता है। ट्रांजिशन स्टेट क्या बनाएगा, ट्रांजिशन स्टेट प्लेनर बनाएगा। फिर प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट से होकर अपने क्या हो जाएगा, इन्वर्जन में चला जाएगा। ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है। अमोनिया क्या होता है, इसमें फ्लिपिंग होता है, अपना फ्लिपिंग करता रहता है। फ्लिपिंग क्यों करता है, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में सिग्मा बांड, इसके अबाउट क्या होता है, रोटेशन चलता रहता है, रोटेशन पॉसिबल है। तो ये क्या करेगा, अभी पिरामिडल है, तो अपने ट्रांजिशन स्टेट में चला जाएगा। कौन सा ट्रांजिशन स्टेट, प्लेनर में। फिर इस ट्रांजिशन स्टेट से होकर क्या कर जाएगा, इन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो, ड्यू टू अम्ब्रेला फ्लिपिंग, अम्ब्रेला फ्लिपिंग की वजह से इतना फ्लिपिंग करता रहता है, तो फ्लिपिंग इतना तेज करता है,
लगातार फ्लिपिंग करता रहता है, तो क्या होगा, अम्ब्रेला फ्लिपिंग की वजह से जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इससे क्या होगा, डोनरेबिलिटी कम होगा, डोनर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा, डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो मतलब क्या, बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बेसिसिटी कम होने का मतलब क्या है, डोनेशन कम। तो इससे हमें समझ में आए जो एसाइक्लिक है, यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अबाउट क्या होता है, रोटेशन पॉसिबल होता है। तो ये मॉलिक्यूल रिजिड नहीं रहता, लॉक्ड नहीं है, ये क्या है, लॉक्ड है। तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, साइक्लिक एमीन्स की ज्यादा होगी। हमेशा बेसिसिटी साइक्लिक एमीन्स की किससे ज्यादा होती है, एसाइक्लिक एमीन्स से। ठीक, आपको समझ में आया। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ सिस्टम आ जाए, अब बतानी हो, सिंपल सी बात, एसाइक्लिक है, एसाइक्लिक एमीन्स है, किसकी ज्यादा होगी, साइक्लिक एमीन्स की ज्यादा होगी। क्योंकि इसमें क्या होगा, एसाइक्लिक क्या है, एमीन इन्वर्जन, इसी क्या कहते हैं, अम्ब्रेला फ्लिपिंग या अम्ब्रेला इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक मिनट में आता हूँ। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग। हम इसी पे और कई सारे एग्जाम्पल देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ऐसा आ जाए कुछ, अब बतानी हो, ए भी साइक्लिक है सर, ए भी साइक्लिक है। अब बताइए किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ दो दो रिंग है, ये क्या होगा, इसकी रिजिडिटी क्या है, ज्यादा है, मोर रिजिडिटी ड्यू टू टू रिंग। यहाँ पे दो दो रिंग है, यहाँ क्या है, दो दो रिंग है, यहाँ पे एक ही रिंग है, यहाँ रिजिडिटी बढ़ जाएगी। अब रिजिडिटी को ऐसे समझ सकते हो, रिजिडिटी ज्यादा कब होगी, जब नंबर ऑफ रिंग ज्यादा होगा। समझ में आया, नंबर ऑफ रिंग ज्यादा तो क्या होगा, रिजिडिटी, नंबर ऑफ रिंग बढ़ने पे रिजिडिटी क्या होती, बढ़ती है। तो यहाँ पे दो रिंग है, नाइट्रोजन से दो रिंग अटैच है, यहाँ पे एक ही है, तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, जहाँ पे नंबर ऑफ रिंग ज्यादा मतलब रिजिडिटी ज्यादा, जाहिर सी बात है। अगर आपके सामने कुछ ऐसा सिस्टम आ जाए, ठीक है, और कुछ ऐसा आ जाए, अब बताइए, आप कहोगे सर ये साइक्लिक है, एक ही रिंग है, यहाँ पे दो दो रिंग है, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी क्या हो जानी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन हमेशा यही नहीं देखना है, रिजिडिटी के साथ ही साथ आपको एक चीज देखिए, देखिए कंडीशन क्या है। सबसे पहले रिजिडिटी ज्यादा होनी चाहिए, ये तो सही है, एक कंसेप्ट आपको देखना है कि सबसे पहले हमको रिजिडिटी देखना है, रिजिडिटी ज्यादा। और रिजिडिटी ज्यादा कब होती है, जब नंबर ऑफ रिंग ज्यादा हो, बात ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये देखना है, हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। समझ में आया, हिंड्रेंस हमारा नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या है, जो लोन पेयर है हमारा हिंडर्ड है, लोन पेयर हिंडर्ड, हिंडर्ड मतलब स्टेरिक क्राउडिंग है, तो इजली डोनेशन नहीं हो पाएगा, यहाँ पे डोनेशन हो जाएगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी ज्यादा। आपको दो चीज देखना है, रिजिडिटी के साथ साथ हिंड्रेंस भी देखना है, हिंड्रेंस है कि नहीं है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम अगली एग्जांपल की बात करूं, मान लीजिए कुछ ऐसा है और आपके सामने कुछ ऐसा है, ठीक है। अब बताइए, तो कभी देखिए
जब भी किसी लार्ज स्ट्रक्चर में कोई भी एटम अच्छे से फिट हुए, क्या है नाइट्रोजन, ये क्या है, एक तरह से केज लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, केज लाइक स्ट्रक्चर, समझ में आया। नाइट्रोजन क्या है, अच्छे से यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छे से फिट है, खुश है, कंफर्टेबल है। तो इसकी रिजिडिटी बहुत ज़्यादा है, यानी ये क्या है, मोर रिजिड है। क्या है, मोर रिजिड। तो किसकी होगी एसिडिटी ज़्यादा, अब एसिडिटी इसी की ज़्यादा होगी। यहाँ पे क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल में, लार्ज स्ट्रक्चर में हमारा जो एटम है अच्छे से बैठा हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं, कंफर्टेबल है, तो इसकी रिजिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब बेसिसिटी क्या होगी, ज़्यादा है। ये मोर लार्ज सिस्टम है, क्या कहोगे इसको, मोर लार्ज सिस्टम। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लार्ज सिस्टम है, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा आ जाए आपके सामने, ठीक है, और अब बताइए कौन ज़्यादा बेसिक होगा, सर यही होगा। क्यों, ये क्या है, मोर रिजिड है, ये क्या है, मोर रिजिड, केज लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो एटम रहेगा नाइट्रोजन अच्छे से बैठा हुआ है, खुश है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या है, हिंडर्ड है। ये रिजिड तो है लेकिन नाइट्रोजन लोन पेयर हिंडर्ड है। हिंड्रेंस की वजह से, हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होगा तो इजली डोनेशन नहीं हो पाएगा नाइट्रोजन का, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा एग्जाम्पल आ जाए कुछ, और एक ऐसा आ जाए, अब बताइए अब किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। आप कहोगे सर आपने फंसा दिया, कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल दे दिया। बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए यहाँ क्या है, ए भी रिजिड है, सबसे पहले ए भी रिजिड है, यहाँ पे भी हिंड्रेंस है, हिंडर्ड है, ए भी हिंडर्ड है, ए भी हिंडर्ड है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, ये नाइट्रोजन एक्स्ट्रा है और ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। माइनस आई इफेक्ट लगेगा मतलब नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसकी तरफ जाएंगे, क्या होंगे, शिफ्ट होंगे, तो डोनेशन कम हो पाएगा। यहाँ पे कोई भी माइनस आई इफेक्ट वाला कोई भी एटम या ग्रुप नहीं लगा है, तो ये इजिली डोनेशन कर जाएगी इस कंपेयर में, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।